हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगे और प्रिपरेशन भी अपनी अच्छी तरह से कर रहे होगे। रीडिंग भी कर रहे होगे और वोकेबलरी पे भी ध्यान दे रहे होगे। हाँ, रीडिंग जब कर रहे हो तो जब खुद से आप रीड करते हो, आर्टिकल्स रीड करते हो, स्टोरीज रीड कर रहे हो, एडिटोरियल्स रीड कर रहे हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कहीं पे भी आप फंस रहे हो, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उन डाउट्स को सॉल्व करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको रीड करना है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, इनफैक्ट सिर्फ रीडिंग में ही नहीं, वोकैबुलरी कैसे करनी है या फिर मॉक्स से रिलेटेड भी अगर कोई भी आपका डाउट है इंग्लिश सेक्शन को लेके, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो, अल्टीमेट गोल क्या है आपका? अल्टीमेट गोल यही है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब लेनी है। अब इसमें जो भी हेल्प होगी हमारी तरफ से वो हम प्रोवाइड आपको करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये सेशन भी इसीलिए स्टार्ट किया है कि आप की एक रीडिंग की हैबिट बने। क्योंकि देखो, प्री में भी आरसी आता ही है, आपका पैराजंबल आता ही है, क्लोज पैसेज आता ही है, तो रीडिंग आपको करनी होती है। जब रीडिंग की हैबिट बनेगी तो एक तो आपका रीडिंग का स्पीड अच्छा होगा, तो आप कम समय में आरसी की पैसेज पढ़ लोगे। कम समय में आप क्लोज पैसेज आपने पढ़ लिया, आपको पैराजंबल के सेंटेंस पढ़ने में कम समय लगा। तो ये जो समय कम हो रहा है तो ये आपके ही बेनिफिट में होता है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो आप। सिमिलरली वो कैब हो गया, तो वो कैब की जितनी आपको नॉलेज होगी उतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे आपके कि आप फिलर वाले क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, क्लोज पैसेज अच्छे से कर पाओगे। मेंस की बात करें तो मेंस तो 70 to 80% आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वो कैब ही रहता है। आरसी आते दो तीन, आरसी भी कैसे होते हैं? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। तो रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, तो रीडिंग पर डे करो। एडिटोरियल आता है, जो एडिटोरियल इंसाइट वाला सेशन है ये भी आता है। खुद से भी रीडिंग क्या करो, कुछ भी मिल रहा हो, कोई स्टोरी हो गई, कोई आर्टिकल हो गया, ठीक है, पढ़ो उसको, समझो, कोशिश करो क्या कहना, समझने का कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। नेक्स्ट सेशन में उन डाउट्स को मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और एक बार और है कि मॉक्स ज़रूर दिया करो। ठीक है, क्योंकि मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। सिर्फ मॉक्स के थ्रू आप ये टेस्ट नहीं करते हो कि मैंने कितना सीखा है। आपने एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी तो पहले आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे, आपने चैप्टर वाइज पढ़ा होगा। अब आप मॉक्स दे रहे होगे तो वहाँ पे आप खुद को टेस्ट कर रहे होगे। पर मॉक्स सिर्फ आपके सब्जेक्ट मैटर का टेस्ट नहीं होता कि आपको कौन से टॉपिक का या कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक कितने अच्छे से आता है। वहाँ पे आपका प्रेशर भी टेस्ट होता है कि आप जो एग्ज़ाम का प्रेशर वहाँ पे जो बनता है कि लिमिटेड टाइम है, क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, किन्हें पहले करें किन्हें बाद में करें, अगर आप क्वेश्चन में स्टक हो गए फिर क्या मेजर लेना है, क्या उसी क्वेश्चन पे ही उसी क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करना है या उसको छोड़ के आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये हर एस्पिरेंट की अलग अलग बनती है। ऐसा कोई एक वन शू फिट्स ऑल वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती जो सब एस्पिरेंट को दे दो और सब उसको फॉलो करे। ऐसा नहीं, हर एस्पिरेंट मॉक्स देता है, एनालाइज करता है, उसके अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं, उस एस्पिरेंट की अपनी वीकनेसेस होती है, उसके बेस पे वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है। जिसकी स्ट्रैटेजी सबसे क्लोज होती है उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की, जिसकी स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जो उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और वीकनेसेस के इम्पैक्ट को कम करती है, वो अल्टीमेटली सिलेक्शन लेके जाता है। और ये स्ट्रैटेजी आप तभी बता पाते हो जब आप मॉक्स रेगुलरली देते हो, क्योंकि मॉक्स में सिर्फ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अपना जो कॉन्सेप्ट का जो नॉलेज है वही टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन, बहुत कुछ आपका टेस्ट होता है। तो मॉक्स दिया करो। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक के ऑफर भी चलते रहते हैं, तो मॉक्स की अगर आपको नीड है, मॉक्स की ज़रूरत है, तो आप मॉक्स परचेज कर सकते हो, हमारे ऐप एंड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के मॉक्स है, आप कर सकते हो परचेज। मॉक्स दो और अपने को हर तरह से बेटर बनाओ, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज ही नहीं, हर चीज़ में डिसीजन मेकिंग हुआ, स्ट्रैटेजी मेकिंग हुई, टाइम मैनेजमेंट हुआ, क्वेश्चन सिलेक्शन हुआ, सब में कोशिश करो कि आप सब में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो पर डे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एज यू ऑल नो कि हम सेशन में पहले वोकैबुलरी करते हैं, फिर रीडिंग करते हैं, समझते हैं, और फिर आरसी के पैसेजेस करते हैं। तो पहले हम वोकैबुलरी से ही स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्या क्या वर्ड है आज के। तो जो पहला वर्ड है वो है स्क्यूड। ये वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्क्यूड क्या होता है? स्क्यूड हम क्या कहते हैं? देखो, स्क्यूड जो होता है वो हमेशा या तो होता है टुवर्ड्स, इसके बाद लगता है, या स्क्यूड अगेंस्ट लगता है। ठीक है, स्क्यूड टुवर्ड्स, हमें इसके बाद कुछ नाउन दिया रहेगा। यहाँ पे नाउन ना लिख के मैं समथिंग दे रहा हूँ, बट समथिंग से आप समझ लो कि नाउन कुछ होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है।
तो स्क्यूड टुवर्ड्स समथिंग होता है या स्क्यूड अगेंस्ट समथिंग होता है। स्क्यूड का मतलब होता है प्रेजुडिस होना, बायस होना। अगर स्क्यूड टुवर्ड्स समथिंग है मतलब उसको फेवर कर रहा है, स्क्यूड अगेंस्ट समथिंग है मतलब उसके अगेंस्ट है, वो उसको फेवर नहीं कर रहा है, दूसरे पार्टी को फेवर कर रहा है। तो स्क्यूड का मतलब वही होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप, प्लेस एक्सेट्रा इन अ वे दैट मे नॉट बी एक्यूरेट और फेयर। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेस को फेवर कर रहा है इस तरह से कि वो चीज़ एक्यूरेट नहीं है, वो चीज़ फेयर नहीं है, ना ही सही है और ना ही करेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्क्यूड। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? प्रेजुडिस हो गया, बायस्ड हो गया। प्रेजुडिस भी वही होता है, किसी एक पार्टी को, एक प्लेस को, एक पर्सन को फेवर करना, दूसरे को डिसएडवांटेज में डाल देना। बायस का तो मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बायस्ड है मतलब क्या है कि एक को फेवर कर रहा है, अनफेयर वे में फेवर कर रहा है, वो दूसरे को फेवर नहीं कर रहा। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इम्पार्शियल हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इम्पार्शियल क्या होता है? जो किसी को भी फेवर नहीं कर रहा होता है, ठीक है, फेयर होता है, इक्विटेबल होता है, इक्वली ट्रीट करता है सबको। इम्पार्शियल होता है। ऑब्जेक्टिव भी वही होता है जो इक्वली ट्रीट करता है बेस्ड ऑन जो फैक्ट उसके पास है, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है। देखो, हम बायस कब हो जाते हैं? जब हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब हम इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं किसी से, तो उसको हम फेवर करने लगते हैं। ऑब्जेक्टिव में इमोशन नहीं होते हैं, सिर्फ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए जो पर्सन ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी भी साइड को फेवर नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस के थ्रू एक्ट नहीं कर रहा होता है। सेकेंड वर्ड इज गिवन। अब गिवन यहाँ पे नाउन है। अभी तक आपने गिवन को क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म समझा था, गिव, गिव, गिवन, ठीक है, ही हैज बीन गिवन, ही हैज गिवन, बट गिवन नाउन भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो सबको पता है या एस्टैब्लिश्ड है, वेरीफाइड है, प्रूफ्ड है। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो ऑलरेडी प्रूफ की जा चुकी है, जो सर्टेन है, जो पता है कि हर हाल में होगी, उसको हम कहते हैं गिवन। उसको हम ट्रुथ भी कहते हैं, सर्टेनिटी भी कहते हैं। ट्रुथ क्या होता है? जो सच है, जो होगा, जो रहेगा हमेशा। सर्टेनिटी किसको कहते हैं? जो होगी, जो सर्टेन है जिसका होना। गिवन भी वही होता है जो हर हाल में हो, जो कि नोन है, स्टैब्लिश्ड किया हुआ फैक्ट है या फिर आपका सिचुएशन है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? फॉल्सिटी होगा, कनार्ड होगा। फॉल्सिटी क्या होता है? एक चीज़ जो झूठी है, जो गलत है। कनार्ड क्या होता है? कनार्ड हम कहते हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन को, रूमर को भी कह सकते हैं, रूमर, अफवाह, ठीक है, झूठी बातें होती है। तो जहाँ पे गिवन, ट्रूथ और सर्टेनिटी क्या बताता है कि ऐसी चीज़ जिसको प्रूफ की जा चुकी है, जिसको वेरीफाई की जा चुकी है, जो कि हर हाल में होगी। वही फॉल्सिटी और कनार्ड क्या बताते हैं कि चीज़ें गलत है, फॉल्स है, रूमर है। थर्ड इज ट्रबल्ड। वर्ब की सेकंड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ट्रबल करने का मतलब बहुत सिंपल है, किसी को वरी कर देना, किसी को अपसेट कर देना, मतलब उसको चिंतित कर देना, उसको थोड़ा उदास कर देना, उसको हम कहते हैं ट्रबल्ड। बॉदर्ड एंड डिस्क्वाइटेड इसके सिनोनिम्स होते हैं, और अपीज्ड एंड प्लेकेटेड। देखो, बॉदर्ड एंड डिस्क्वाइटेड इसका मतलब भी सेम है, चिंता कर देना, एंग्जाइटी कॉज करना, किसी को वरी कॉज करना। वही अपीज करना मतलब होता है उसको सेटिस्फाई कर देना, उसको खुश कर देना। प्लेकेट का भी मतलब वही होता है, उसको शांत कर देना, उसको खुश कर देना, अपीज कर देना। इसीलिए ये दोनों वर्ड्स आपके ट्रबल के, बॉदर के, आपके डिस्क्वाइटेड के सिनोनिम्स होते हैं, सॉरी, एंटोनिम्स होते हैं। फोर्थ वर्ड है आपका इंस्टीट्यूट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस करना किसी चीज को, ठीक है। इंट्रोड्यूस करना किसको? सिस्टम को कर सकते हो, पॉलिसी को कर सकते हो, या किसी प्रोसेस को स्टार्ट करना, उसको भी इंस्टीट्यूट कहते हैं। स्टैब्लिश करना भी कहते हैं, इनिशिएट करना भी कहते हैं। तो सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होगा? खत्म कर देना, एबॉलिश कर देना, टर्मिनेट कर देना। फिफ्थ इज प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत एडमायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बहुत हाई क्वालिटी है। मतलब ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई पर्सन जिसको बहुत रिस्पेक्ट किया जा रहा है, बहुत उसको एडमायर किया जाता है, बहुत उसको प्यार किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, तो उसको हम प्रेस्टिजियस कहते हैं। डिस्टिंग्विश्ड भी कहते हैं, एमिनेंट भी कहते हैं। दोनों का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिस्पेक्टेड एंड वेरी एडमायर्ड। एंटोनिम्स हो गया डिसरेप्यूटेबल, स्कैंडलस। डिसरेप्यूटेबल जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जिसको लोग हेट करते हैं, ठीक है। स्कैंडलस भी वही होता है जो चीज़ अच्छी नहीं होती है, रिस्पेक्टेबल नहीं होती है, ठीक है, जिसको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं स्कैंडलस, जो बहुत बुरी होती है। सिक्स्थ इज डाइवर्स। एडजेक्टिव है। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डाइवर्स हम किसको कहते हैं? जो बहुत, जिसमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती है शामिल,
ठीक है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑफ वेरियस काइंड्स। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि कोई डाइवर्स कम्युनिटी है, मतलब उस कम्युनिटी में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, तो डाइवर्स का मतलब हो गया जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें शामिल हो, तो होता है डाइवर्स। वैरिड और सन्ड्री भी इसी को कहते हैं। वैरिड और सन्ड्री का मतलब वही होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ है। वही अगर अलाइक हो गया, इनडिस्टिंग्विशेबल हो गया। अलाइक किसको कहते हैं? जो कि बहुत सामान्य, सिमिलर है, आइडेंटिकल है। इनडिस्टिंग्विशेबल भी वही कहते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हम, अंतर नहीं ढूंढ पा रहे। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? क्योंकि समान है, सेम है, इक्वल है। इसीलिए अलाइक एंड इनडिस्टिंग्विशेबल हमारे डाइवर्स के आपके एंटोनिम्स होते हैं। 7 आपका एनॉमली है। ठीक है, ये क्या है? ये नाउन है। एनॉमली क्या होता है? एक ऐसी चीज, कोई थिंग, कोई सिचुएशन जो कि डिफरेंट होती है नॉर्मल से, नॉर्मल नहीं होती है, एक्सपेक्टेड नहीं होती है, अलग होती है, उसको एनॉमली कहते हैं। उसको ऑडिटी भी कहते हैं, एबरेशन भी कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? नॉर्मैलिटी हो जाएगा आपका, रेगुलरिटी हो जाएगा। नॉर्मैलिटी रेगुलरिटी क्या बताते हैं? कि चीजें वैसी हैं जो कि नॉर्मल होनी चाहिए, जो कि एक्सपेक्टेड है। बट अगर वो एक्सपेक्टेड नहीं है, अगर वो एबनॉर्मल हो गई, नॉर्मल से अलग हो गई, एक्सपेक्टेड से अलग हो गई, तो फिर हम उसको एनोमली कहेंगे, ऑडिटी कहेंगे, या फिर कहेंगे एबरेशन। 8 इज रिसीव्ड, वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। अब देखो, एक रिसीव का मतलब तो होता है किसी चीज को लेना, ठीक है, एक्सेप्ट करना। यहाँ पे अलग मीनिंग है। यहाँ पे क्या मीनिंग है? रिएक्टेड टू समथिंग न्यू इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब कोई नया चीज आया, उस नए चीज को लेके क्या रिएक्ट कर रहे हो आप, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, क्या फीलिंग्स आपके मन में आ रही है, उसको भी रिसीव्ड कहते हैं। अगर हम कह रहे हैं रिसीव्ड वेल, ठीक है, तो रिसीव्ड वेल का मतलब क्या है? कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस चीज को, लोग खुश हैं उस चीज को देख के, वेलकम कर रहे हैं। अगर मैं लिखूं यहां पे द मूवी, ठीक है, फिर लिख दूं वॉज, फिर आएगा रिसीव्ड वेल बाय फैंस, तो मतलब क्या है यहाँ पे? कि मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, किससे? फैंस से। फैंस ने काफी अच्छा रिस्पांस किया मूवी को लेके, मतलब फैंस का रिएक्शन पॉजिटिव था। अगर हम यहाँ पे वेल को हटा के बैडली लिख दें, तो फिर क्या होगा? कि फैंस का रिस्पांस कैसा था? बैड था, नेगेटिव था, मतलब फैंस को मूवी पसंद नहीं आई। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? टुक, मेट। टुक भी होता है, ही टुक द न्यूज वेल, ठीक है, ही टुक द न्यूज बैडली, मतलब किस तरह से रिसीव किया। मेट, जैसे हिज मूवी वाज मेट विथ क्रिटिसिज्म, मतलब क्या? कि मूवी को क्रिटिसिज्म मिला, मूवी की तरफ रिस्पांस क्या था? क्रिटिसिज्म के रूप में रिस्पांस किया गया। तो टुक और मेट इसका सिनोनिम्स है। डिसरिगार्डेड एंड डिसमिस्ड एंटोनिम्स होते हैं, क्योंकि डिसरिगार्ड, डिसमिस में क्या होता है? आप कोई अपना रिएक्शन देते ही नहीं, उस चीज को इग्नोर कर देते हो। 9 इज परपटेडली, एडवर्ब है। मतलब क्या होता है परपटेडली का? मतलब कि ऊपर ऊपर से देखने पे लग रहा है, इस तरह से किया गया है कि ऊपर से देखने पे लग रहा है कि सच हो सकता है, हालांकि वेरीफाइड नहीं है, प्रूव नहीं किया गया। एज अपीयर्स और इज स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरली सो, क्योंकि प्रूव नहीं किया गया है, वेरीफाई नहीं किया गया है, तो ऊपर से देखने पे लग रहा है कि सच हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि सच हो। सपोजिडली एंड एलिजेडली भी इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, सपोजिडली मतलब भी वही होता है जो ऊपर से दिख रहा हो, सामने से लग रहा हो कि सच हो सकता है। अलिजेडली भी वही होता है। एक्चुअली एंड सर्टेनली में क्या होता है? प्रूफ हो जाता है वो चीज एक्चुअली सर्टेन है, 100% ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तो ऊपर से दिख रहा होता है, जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली एंड सर्टेनली में वो ऊपर से देखने में भी ट्रू होगा, और अगर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें तो भी ट्रू होगा, क्योंकि वो चीज वेरीफाइड है। 10th इज गेटोइज्ड। ठीक है, गेटोइज्ड एक नया वर्ड है, जिसका नया मतलब इन सेंस की हमने पहली बार इसको एडिटोरियल में किया है। ऐसे नया, ये नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज में नया वर्ड है, काफ़ी पहले से ही वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? कन्फाइंड और रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, एक्टिविटी और कैटेगरी। देखो, गेटोइज्ड का मतलब क्या होता है? कि किसी पर्सन को, ठीक है, या किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देना। ठीक है, मतलब कि हालांकि उसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो, बट किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके उसको उसी ग्रुप में डाल देना, उसको कहते हैं गेटोइस्ट कर देना, उसको कहते हैं पिजन होल कर देना, ब्रांडेड कर देना। ठीक है, कि उसको आपने एक तरह से ब्रांड कर दिया, आपने उस तरह से क्या कर दिया? उस कैटेगरी में डाल दिया। जैसे अगर मैं बोलूं कि बैक बेंचर्स, ठीक है, बैक बेंचर्स कौन होते हैं? जो पीछे क्लास के बैठते हैं। अगर मैं उनको गेटो कर दूं ट्रबल मेकर्स में,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैक बेंचर्स को मैं गेटोइस्ट कर रहा हूँ ट्रबल मेकर्स में। मतलब क्या कर रहा हूँ कि बैक बेंचर्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल रहा हूँ। ठीक है, जितने भी बैक बेंचर्स हैं, मतलब पूरे दुनिया में जितने भी बैक बेंचर्स हैं जो क्लास में पीछे बैठते हैं, उन सबको मैंने क्या कर दिया, ट्रबल मेकर्स की कैटेगरी में डाल दिया। और इस जो मैंने ट्रबल मेकर्स की कैटेगरी में डाला, इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे बैक बेंचर्स ट्रबल मेकर्स होते हैं, सबके सब क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। बट क्या ये सही है? क्या ये कहना मेरा सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि बैक बेंचर्स में हर तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। मे बी कुछ स्टूडेंट्स ट्रबल मेकर्स हो, मे बी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हों जो पढ़ाई में अच्छे हों, जो आगे जाके अच्छे नंबर लेके आएंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बट मैंने क्या किया, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने क्या देखा कि बैक बेंचर्स हमेशा ट्रबल करते हैं। मैं अपने क्लास में क्या देखा, पीछे बैठा हुआ है, ट्रबल कर रहा है, चिल्ला रहा है, वहां से नाम बुला रहा है, ऐसे हो हा कर रहा है, नहीं ट्रबल मेकर है। अब मैं दूसरे क्लास में गया, वहां पे देखा मैंने बैक बेंचर्स में, मैंने उनसे इंटरेक्ट नहीं किया, मुझे नहीं पता कि वो अच्छे हैं या गलत है, मैंने अपने मन से ही उनको कैटेगरी में डाल दिया कि ये बैक में बैठे हुए होंगे, मतलब ट्रबल मेकर ही होंगे। तो इसको कहते हैं गेटोइज करना। पर ये क्या ये सही होता है? बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि पीपल कैन बी डिफरेंट। जैसे बैक बेंचर्स एक क्लास में ट्रबल मेकर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दूसरे क्लास में भी ट्रबल मेकर हो। क्या पता दूसरे क्लास में वो अच्छे पढ़ने में हो, वो टॉपर्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वही होता है गेटोइज करने का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल देना। ठीक है, पिजन होल करना भी कहते हैं, ब्रांड करना भी कहते हैं। एंटोनिम क्या? रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना। मतलब हर किसी को अलग एक उनकी इंडिविजुअलिटी को, उनकी जो डिस्टिंक्ट नेचर है उनका कि सब अलग अलग है, उस चीज को रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, उसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, फ्रेजल वर्ब क्या है? सेट्स अपार्ट। सेट्स अपार्ट क्या है? टू मेक समबडी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ बेटर देन अदर। सेट अपार्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना, अलग दिखाना, अलग बनाना। एक एडियम फ्रेज है अलोंग वे ऑफ। अलोंग वे ऑफ हम तब कहते हैं जब कोई चीज बहुत दूर होती है, या तो डिस्टेंस में दूर है या टाइम में दूर है। डिस्टेंस मतलब कि बहुत दूर पे सिचुएटेड है, टाइम मतलब भी बहुत टाइम है उसको आने में, तो हम कहते हैं लॉन्ग वे ऑफ। ठीक है, अब चलो आज का आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल किस पे? ऑन बुकर शॉर्ट लिस्ट वुमेन अपलेंटी। बुकर शॉर्ट लिस्ट यानी कि बुक, क्योंकि बुक का प्राइस बुक्स लिटरेचर में के फील्ड से संबंधित है, रिलेटेड है, तो आज का जो आर्टिकल है वो लिटरेचर से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, ये इसका टाइटल है, ये छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन है, आप पहले खुद से पढ़ लो। ये पहला पैराग्राफ है, खुद से पहले पढ़ना। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ के पढ़ने के बाद वो खुद से आरसी के क्वेश्चन भी करने हैं, तो ये पढ़ लो पहला वाला, ये करो सेकंड, ये है लास्ट पैराग्राफ, ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, खुद से करना पहले। सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर हमसे इस आर्टिकल में। ऑन बुकर शॉर्टलिस्ट वुमेन अपलेंटी। ठीक है, बुकर शॉर्टलिस्ट पे वुमेन अपलेंटी इसका टाइटल है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर टू लॉन्ग बुक्स बाई women have been treated as a subset of literature by men। बहुत लंबे समय तक जो बुक्स जिनको विमेन लिखती थी, जो महिला लेखक है उनके द्वारा जो बुक्स होते थे, उनको कैसे ट्रीट किया गया था? सबसेट ऑफ लिटरेचर बाय मेन। मतलब कि समझ लो कि मेन ने इतने सारे बुक्स लिखे, अब विमेन ने भी इतने सारे बुक लिखे होंगे। एक मिनट अलग दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मेन ने लिखे इतने बुक, विमेन ने भी इतने बुक लिख दिए। ठीक है, अब मेन के बुक्स की क्वालिटी अलग है, विमेन की बुक की क्वालिटी, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी है। बट बहुत समय तक जो बुक्स भाई ये वुमेन है, इनको ट्रीट कैसे किया जाता था? ये यहां पे आते हैं, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस कम है, हालांकि इंपॉर्टेंस बराबर है, लेकिन ट्रीट इस तरह से किया जाता था, ऐसा उनको ट्रीटमेंट किया जाता था कि वो सबसेट है। सबसेट क्या होता है? सब कैटेगरी, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज ये है मेन की बुक्स। ठीक है, मेन बुक्स, एक मिनट यहां पे अच्छे से मैं लिख दूं। ठीक है, क्या लिख रहा हूं? ठीक है, ये रहा
तो ये जो है विमेंस बुक्स, ये एक्चुअली सबसेट है, सब कैटेगरी है मेंस की बुक की। कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे ऑथर हमसे कि बहुत लंबे समय तक जो विमेन की द्वारा जो लिखी जाने वाली बुक है उनको इंपॉर्टेंस कम दी जाती थी, हालांकि इंपॉर्टेंस दोनों की सेम थी, बट ऐसा माना जाता था कि मेंस के बुक्स का ही एक सब कैटेगरी है विमेंस का बुक। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉलर कैनवास अगेंस्ट द परपेटेटली वाइडर स्कोप ऑफ मेंस राइटिंग। और क्या माना जाता था और कि जो विमेन की बुक है वो बहुत ही छोटा सा पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करती है, मेंस के जो बुक है वो एक वाइड उनका जो पर्सपेक्टिव है बहुत वाइड है, मतलब मेन बहुत वाइड रेंज ऑफ चीज़ों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं, और विमेन का पर्सपेक्टिव बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, ऐसा बहुत समय तक माना जाता था। देखते हैं क्या है आर्टिकल में। In 1991, when the Booker Prize shortlist was announced, it featured no women. 1991 की बात है, उस टाइम क्या हुआ था कि बुकर प्राइज शॉर्टलिस्ट हुआ था, मतलब जो भी ऑथर्स हैं जिनको बुकर प्राइज मिलेगा उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। पहले शॉर्टलिस्टिंग होती है जिसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको चूज़ किया जाता है और फिर उनमें से किसी एक को, दो को बुकर प्राइज मिलता है, जितने भी हों। ठीक है, तो जब 1991 में शॉर्टलिस्टिंग हुई बुकर प्राइज की, जब शॉर्टलिस्ट अनाउंस किया गया उसमें एक भी विमेन ऑथर नहीं थी, सबके सब मेन ऑथर थे। It was a year when a significant percentage of books published had been by women, और ये वही साल था जब विमेन के द्वारा बहुत सारी बुक्स आई थी उस साल, यानी 1991 में विमेन के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी, विमेन ने बहुत सारी बुक्स पब्लिश की थी। फिर भी बुकर प्राइज की जब शॉर्टलिस्ट हुआ, जब अनाउंस हुआ, तो उसमें एक भी विमेन ऑथर का नाम नहीं था। The year when the Nobel Prize for Literature had gone to women, और ये 1991 वो साल भी था जब जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज है वो एक विमेन को मिला था। ठीक है, किसको? नैडिन गॉर्डिमर को, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स, और ये 25 साल में पहली बार मिला था, 25 साल के गैप के बाद मिला था। तो यहाँ से क्या हो रहा है, सबसे पहले बात तो ऑथर ने हमसे ये कही कि 1991 वो साल था जब बुकर प्राइज शॉर्टलिस्ट में एक भी विमेन का नाम नहीं था, एक भी विमेन ऑथर का नाम नहीं था। अब ये चीज़ और ज़्यादा सरप्राइजिंग हो जाती है जब हमें ये पता चलता है कि इस साल बहुत सारे विमेन ने बुक लिखा था, बहुत सारे विमेन के बुक आए थे, फिर भी एक भी विमेन का नाम नहीं था। और सरप्राइजिंग कैसे हो जाती है कि इसी साल विमेन ने ही जीता, एक विमेन नहीं जीता था नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 25 साल के गैप के बाद, फिर भी बुकर प्राइज में कोई भी विमेन का नाम नहीं था। That the statistics were skewed against women was a given, but the extent of it troubled several writers, publishers, agents and editors enough to institute an award for women 5 years later. अब ये जो चीज़ हमने पढ़ी तो इससे ये तो पता चलता है कि जो स्टैटिस्टिक्स थे वो विमेन के अगेंस्ट स्क्यूड थे, मतलब कि विमेन को फेवर नहीं करते थे। ठीक है, मेन को फेवर किया जा रहा था यहाँ पे, और इट वॉज अ गिवन, ये तो सर्टेन था, ये तो ट्रुथ था कि विमेन को फेवर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे मेन को फेवर किया जा रहा है। लेकिन इस एक्सटेंट तक फेवर नहीं किया जा रहा है, ये इतनी हद तक फेवर नहीं किया जा रहा है। जब ये पता चला तो कितने ही राइटर्स थे, कितने ही पब्लिशर्स थे, एजेंट्स थे, एडिटर थे, उनको ये बात बहुत चिंता करने वाली लगी। वो इतने चिंतित हुए कि उन्होंने वुमेन के लिए एक अवार्ड इस्टेब्लिश कर दिया अलग से। ठीक है, 5 साल के बाद द विमेंस प्राइज हैज ग्रोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एनुअल प्राइज, और इसी प्राइज का नाम था विमेंस प्राइज। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला है विमेंस प्राइज और ज़्यादा प्रेस्टिजियस होता गया है और ज़्यादा वैल्यूएबल होता गया है। बट इट इज़ ऑल्सो अ रिमाइंडर ऑफ द जेंडर्ड रीडिंग ऑफ लिटरेचर। बट ये प्राइज एक रिमाइंडर भी है, ये हमें याद भी दिलाता है कि कैसे जेंडर्ड रीडिंग होती है लिटरेचर की। जेंडर मतलब कि जेंडर बायस है, लिटरेचर में कैसे मेन को फेवर ज्यादा किया जाता है, उस बात की रिमाइंडर भी है। ठीक है, द 2024 बुकर प्राइज शॉर्टलिस्ट देयरफॉर कम्स एज अ हैप्पी एक्सेप्शन। अब आते हैं प्रेजेंट में। 2024 में जो बुकर प्राइज शॉर्टलिस्ट हुआ, इसको ऑथर ने कहा है कि एक हैप्पी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कि पहले से अलग है और इन पॉजिटिव वे में अलग है। क्यों अलग है देखते हैं।
It has 5 women on it for the first time in its 55-year-old history. क्योंकि बुकर प्राइज शॉर्टलिस्ट में पहली बार 55-year-old हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 विमेन का नेम है शॉर्टलिस्ट में. किनका किनका? एनी माइकल्स का है, उनकी बुक है हेल्ड. रेचल कश्नर का है, उनकी बुक है क्रिएशन लेक. समंथा हावी का है ऑर्बिटल बुक लिखी है उन्होंने. और येल वैन डर वुडन है सेफ कीप. ठीक है. और एक और जो है वो है शार्लेट वुड स्टोन या डिवोशनल बुक लिखी है उन्होंने. ठीक है. द ओनली मैन ऑन द लिस्ट इज पर्सिवल एवरेट फॉर जेम्स. और एक ही मेल ऑथर का नेम है, एक ही मैन है, उनका नाम क्या है? पर्सिवल एवरेट, जिन्होंने जेम्स लिखी है. तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है. जब 1991 में हुआ तो एक भी विमेन ऑथर का नाम नहीं था बुकर प्राइज शॉर्टलिस्ट में. अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो कितना एक्सेप्शन आया है, बहुत ही पॉजिटिव एक्सेप्शन आया है कि 5 विमेन का नाम है. और ये फर्स्ट टाइम हुआ है 55-year-old हिस्ट्री में जब 5 विमेन को शॉर्टलिस्ट किया गया बुकर प्राइज के लिए और इस लिस्ट में एक ही मैन का नाम है. ठीक है. Over the years, the international literary awards such as the Nobel and the Booker have attempted to become more diverse and representative. अब over the years मतलब जैसे जैसे साल गुजरते चले गए हैं, जो इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड्स हैं, मतलब ऐसे अवार्ड्स जो लिटरेचर के फील्ड में दिए जाते हैं, जैसे आपका नोबेल प्राइज़ हो गया, आपका बुकर प्राइज़ हो गया, इन्होंने ऐसी कोशिश की है कि थोड़ा डाइवर्स हों, किसी एक जेंडर को ही ना फेवर करे, किसी एक कम्युनिटी को ही ना फेवर करे, इक्वल रहें. ठीक है. फेयर इक्वालिटी लाएं, रिप्रेजेंटेटिव बने, हर कम्युनिटी को, हर जेंडर को रिप्रेजेंट करें. इवन दो इक्वालिटी सीम्स टू बी अ लॉन्ग वे ऑफ. लेकिन इतना करने के बाद भी इक्वालिटी अभी पूरी तरह से नहीं आई है. अभी बहुत टाइम है इक्वालिटी को आने में. ऑफ द 116 लिटरेचर नोबेल अवॉर्डेड बिटवीन 1901 एंड 2023, यानी कि 1901 से लेके अगर 2023 की बात करें तो इन सालों में 116 लिटरेचर नॉवेल्स अवार्ड अभी तक दिए जा चुके हैं. ओनली 17 हैव गॉन टू विमेन राइटर्स. और इस 116 में से सिर्फ 17 अवार्ड्स विमेन को मिले हैं, बाकी सारे मेन को मिले. तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि लिटरेरी अवार्ड्स कोशिश तो कर रहा है पूरा कि डाइवर्स हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, जेंडर फेवर ना करे, लेकिन अगर हम देखें स्टैटिस्टिक्स को तो अभी भी इक्वालिटी ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर है. कहाँ जहाँ पे 116 लिटरेचर अवार्ड दिए जा चुके हैं इतने सालों में, सिर्फ 17 अवार्ड्स ही गए हैं विमेन राइटर को. द बुकर प्राइज टू हैज हैड अ सिमिलर ट्रैजेक्टरी. और ये तो नोबेल प्राइज की बात है. नोबेल प्राइज लिटरेचर में बुकर प्राइज भी सेम पाथ पे ही चला है, यानी वहां पे भी ज्यादा मेल राइटर्स को ही अवार्ड दिए गए. At the heart of this anomaly is the way in which literature by men and women is received. अब ये जो anomaly है, ये जो डेविएशन है जहाँ पे मेन को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, विमेन को कम अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, इसके हार्ट पे यानी इसका जो मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉज है, रीज़न है, वो ये है कि किस तरह से लिटरेचर को रिसीव किया जाता है. मतलब कि लिटरेचर अगर मेन ने लिखा है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, अगर विमेन ने लिखा है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, कैसा रिस्पॉन्स किया जाता है, कितना उसमें लोग ध्यान देते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम इसके हार्ट में जाए, इस प्रॉब्लम के हार्ट में कि क्यों इतना डेविएशन है. Women's literature is seen as what Nobel laureate and Booker winner V.S. Naipaul had dismissed as sentimentality, the narrow view of the world in 2011. अगर हम बात करें किस तरह से देखी जाती है, क्योंकि हमने ये तो बोला कि दोनों को अलग अलग वे में देखा जाता है. अगर लिटरेचर मेन ने लिखा है, यानी कि बुक्स अगर मेन लिख रहे हैं तो उन बुक्स को अलग ट्रीटमेंट मिलता है. अगर विमेन लिख रही है बुक तो उन बुक्स को अलग ट्रीटमेंट मिलता है. वहाँ यहीं पे ऑथर ने ये बताया किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है. तो विमेन्स लिटरेचर यानी बुक जो विमेन लिख रही है उनको डिसमिस कर दिया जाता है. ठीक है. क्यों डिसमिस कर दिया जाता है? डिसमिस करना मतलब उनको वैल्यू नहीं दी जाती है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है. क्या कहा जाता है, जैसा कि V.S. नायपॉल ने कहा है. V.S. नायपॉल एक बुकर विनर हैं, एक राइटर है जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है, नोबेल प्राइज भी जीता है. उन्होंने क्या कहा वुमेन लिटरेचर के बारे में? उन्होंने ये कहा कि सेंटिमेंटलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि विमेंस के लिटरेचर में इमोशंस ज़्यादा होते हैं, फीलिंग्स ज़्यादा होते हैं. नेगेटिव वे बोला इन्होंने. द नैरो व्यू ऑफ द वर्ल्ड. और विमेन की लिटरेचर में जो पर्सपेक्टिव होता है, व्यू पॉइंट होता है, वो बहुत छोटा होता है.
कहने का मतलब ये है कि विमेन का पर्सपेक्टिव बहुत छोटा होता है, वो चीज़ों को बहुत नैरो वे में देखती है, वो बड़ा पिक्चर नहीं देख पाती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल उनका वर्क होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वर्क होता है, ठीक है। अ स्मॉलर कन्वेंस अगेंस्ट परपोर्टेडली वाइडर स्कोप ऑफ मेल राइटिंग। और अगर मेल राइटिंग से अगर हम कंपेयर करें तो जो मेंस की बुक होती है, जो मेंस लिटरेचर होता है, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, उसकी पर्सपेक्टिव बहुत वाइड होती है, बहुत सारी चीज़ों को वो देखते हैं, समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। उसके कंपैरिजन में विमेन की बुक्स इमोशनल होती है, सेंटिमेंटल होती है और बहुत छोटी चीज़ों को कवर करती है, पर्सपेक्टिव बहुत छोटा होता है, व्यू पॉइंट बहुत छोटा होता है। ऐसा मानना था जो वी.एस. नैपॉल, जो कि बुक विनर भी है और नोबेल लॉरिएट भी है, उनका विमेन लिटरेचर को लेके। और सिर्फ इनका नहीं, ये तो एग्जाम्पल दिया है बस ऑथर ने, इन जनरल भी यही माना जाता है विमेंस के लिटरेचर के बारे में। और शायद ये रीज़न ही है कि इतना ज़्यादा डेविएशन है, नोबेल प्राइज में हो गया, बुकर प्राइज में हो गया, कि ज़्यादा अवार्ड्स मेन को दिए गए हैं। बुक्स बाय विमेन आर गेटोवाइज्ड variously as chicklit and women's writing, reducing them to subsets of the larger world of male writing। जैसा हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, जब हमने वो वेन डायग्राम बना के देखा था कि जो विमेन जो बुक्स लिखती है उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है, गेटोवाइज कर दिया जाता है। क्या? चिकलेट। उनको बोला जाता है कि चिकलेट है, विमेन्स राइटिंग है, मतलब कि अगर विमेन ने बुक लिखी है तो विमेन के बारे में ही लिखी होगी, ठीक है। विमेन की राइटिंग होगी, छोटा पर्सपेक्टिव होगा, नैरो पर्सपेक्टिव होगा हमेशा। और उनको क्या, उनको अलग से कोई इंडिविजुअलिटी नहीं दी जाती, अलग से उनका इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उनको मेल राइटिंग से कंपेयर करके उनका सबसेट बना दिया जाता है। जैसे हमने दिखाया था, बड़े से छोटा बता दिया जाता है, तो वैसा ही किया जाता है। एंड येट इन देयर वर्ल्ड बिल्डिंग और देयर इंटीरियोरिटी देयर इज लिटिल दैट सेट्स अपार्ट मेल एंड फीमेल राइटर्स। बट अगर हम ध्यान से देखें तो मेल राइटिंग और फीमेल राइटिंग में बहुत डिफरेंस नहीं है। ऑथर ने क्या कहा है, वर्ल्ड बिल्डिंग हो अगर या फिर इंटीरियोरिटी हो, देयर इज लिटिल, बहुत कम चीजें हैं, दैट सेट्स अपार्ट मेल एंड फीमेल राइटर्स, जो कि डिफरेंशिएट करती है मेल और फीमेल राइटर्स में। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मेल एंड फीमेल राइटर्स में बहुत कम डिफरेंसेस हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है। अगर वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करें तो मैन, अगर हम मैन के बारे में कह रहे हैं कि उनका पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा वर्ल्ड बिल्ड कर सकते हैं, तो विमेन राइटर्स भी बहुत बड़ा वर्ल्ड बिल्ड कर सकती हैं, और उन्होंने किया भी है। और उनका पर्सपेक्टिव भी, बहुत सारे बुक्स को हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें दिखेगा, जो विमेन राइटर है उनके बुक्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि उनका भी पर्सपेक्टिव उतना ही बड़ा है जितना बड़ा मेन का है। अगर इंटीरियोरिटी की बात करें, बुक्स के सब्सटेंस की बात करें, बुक अगर मैं कहूँ सिंपल लैंग्वेज में कि बुक कितनी सॉलिड है, बुक कितनी अच्छी तरह से लिखी हुई है, तो उसमें भी बहुत कम डिफरेंस है। अगर मेल राइटर्स बहुत अच्छा बुक लिखते हैं तो फीमेल राइटर्स भी बहुत अच्छा बुक लिखती हैं, ठीक है। द डिफरेंस देन इज ओनली इन एटीट्यूड। डिफरेंस किसमें? बुक्स की क्वालिटी में, लिटरेचर की क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस एटीट्यूड में है। जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं, हमारा जो एटीट्यूड बन गया है मेन लिटरेचर को अलग तरह से देखने का, विमेन लिटरेचर को अलग तरह से देखने का, उनको सबसेट बना देने का मेल लिटरेचर का, ये एटीट्यूड है जो उनको डिफरेंस करता है। As Margaret Atwood once put it, when a man writes about things like doing the dishes, it is realism. When a woman does it, it's an unfortunate gender limitation. अब मार्गरेट एटवुड ने भी बहुत अच्छी बात कही है इस पे। क्या कही है कि when a man writes about things like doing the dishes, it's realism. अगर कोई मैन है, ठीक है, वो अगर सिंपल चीज़ों के बारे में लिख रहा है, जैसे कि डूइंग द डिशेस यानी बर्तन धोने के बारे में ही लिख रहा है, तो उसको रियलिज्म बोल दिया जाता है कि कितना रियल चीज़ लिख रहा है, कितनी जो रियलिटी है लाइफ की वो दिखा रहा है, जो एक एवरीडे लाइफ होता है पर्सन का उसको दिखाया गया है बुक में, इस तरह से उसको प्रेज किया जाता है। वही अगर विमेन लिखती है बर्तन धोने के बारे में, डिश वॉशिंग के बारे में, तो उसको क्या बोला जाता है कि एक जेनेटिक लिमिटेशन है, मतलब कि विमेन का व्यू पॉइंट बहुत छोटा है, इसके ऊपर वो देख ही नहीं सकती, उसको बस हाउस होल्ड चीज़ें दिखती हैं, उसके बारे में ही लिख रही है। तो ये कहने का एक तरीका है, जो लार्जर मैसेज है वो ये है कि सेम चीज़ विमेन भी लिखती है, सेम चीज़ मेन भी लिखते हैं, बट मेन की राइटिंग को प्रेज किया जाता है, वुमेन्स की राइटिंग को मतलब निगलेक्ट कर दिया जाता है, अनइम्पॉर्टेंट बता दिया जाता है। क्या बोला जाता है कि जेनेटिक लिमिटेशन है, मतलब उनका व्यू पॉइंट बहुत ही छोटा है। यानी यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड जो है लिटरेचर के फील्ड में उसको एम्फसाइज किया गया है, ठीक है। तो यही था आज का आपका आर्टिकल
काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। इनफैक्ट विमेन राइटर जो है, विमेन ऑथर से काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप पढ़ते हो, आप रीडिंग में हो, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की बुक पढ़ते हो, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने बहुत सारी विमेन ऑथर्स की बुक पढ़ी होंगी जो बहुत अच्छी हैं। मार्गरेट एटवुड ही खुद एक बहुत अच्छी ऑथर हैं। इनकी बुक है, इनकी बुक्स काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बुक का मुझे नाम याद है, जैसे एक एलाइस ग्रीस है, एक और बहुत पॉपुलर बुक है इनकी, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है उसका, बट वो एलाइस ग्रीस बुक से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये काफ़ी अच्छी राइटर हैं, आप इनकी बुक्स पढ़ सकते हो। ऐसी बहुत सारे विमेन ऑथर्स हैं जो अच्छा लिखती हैं। ठीक है, तो कोई डिफरेंस है नहीं। और उसी बात को यहाँ पे ऑथर ने कहा भी है इस आर्टिकल के थ्रू कि किस तरह से मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है लिटरेचर के फील्ड में, अभी तक होता आ रहा है। इक्वालिटी की तरफ वर्क तो किया जा रहा है, ठीक है, अलग से अवार्ड तो बना दिया गया है वेमेन के लिए, बट अभी भी ज़्यादा अवार्ड्स मेन को देखे जा रहे हैं। तो एटीट्यूड को चेंज करने की थोड़ी सी नीड है। अगर इम्पोर्टेंस मेन के लिटरेचर को दिया जा रहा है तो उतना ही इम्पोर्टेंस वीमेन के लिटरेचर को भी दिया जाए। ठीक है, ओके। तो पैसेज का टोन क्या है? एनालिटिकल टोन है। एनालाइज किया सिचुएशन को, ऑथर ने काफ़ी डीपली डिटेल वे में एनालाइज किया है, बताया है कि क्या कॉज है, क्या रीज़न है, क्या होना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में। तो व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द विमेंस प्राइज अकॉर्डिंग टू द पैसेज? जो विमेन प्राइज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ उसका प्राइमरी रीजन क्या है? पैसेज में क्या बताया गया? टू रिकॉग्नाइज फीमेल ऑथर्स ओवरलुक्ड बाय इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड्स, ठीक है, टू इनकरेज मोर वुमेन टू पब्लिश बुक्स, टू सेलिब्रेट नडीन गॉर्डिमर्स नोबेल प्राइज विन, टू एड्रेस जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज इन लिटरेरी रिकॉग्निशन, टू एम्फसाइज सेंटिमेंटैलिटी इन विमेंस राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो बात नहीं बोली गई है पैसेज में कि विमेन और ज़्यादा बुक लिखे, इनको इनकरेज किया जाए बुक्स लिखने के लिए, पब्लिश करने के लिए, इसलिए अवार्ड रखा गया, ये गलत है। ना ही नैडिन गॉर्डिमर्स का जो नोबेल प्राइज विन था, हालांकि सिग्निफिकेंट था, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए वुमेन प्राइज नहीं रखा गया था, नहीं इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, सेंटिमेंटैलिटी विमेंस राइटिंग में हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसको एम्फसाइज करने के लिए नहीं रखा गया है। ठीक है, ये ऐसा बोला है किसने? अकॉर्डिंग टू वीएस नेपॉल कि सेंटिमेंटैलिटी होती है, ठीक है, तो इसको एम्फसाइज नहीं करने के लिए नहीं रखा गया है विमेंस प्राइज को। ठीक है, तो बचा क्या? एक तो ये कि उन फीमेल ऑथर्स को रिकॉग्नाइज करें जिसको इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड्स में नहीं मिला, या फिर जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी जो हुए उसको एड्रेस करें। तो ज़्यादा हमारा करेक्ट आंसर ये होगा कि इंस्टीट्यूशन इसलिए ही रखा गया था। अगर हम पास्ट में जाएं, पास्ट कह रहा हूँ, पैसेज में जाएं होकर, तो यहाँ पे क्या था कि जो स्टैटिस्टिक्स थे वो स्क्यूड थे वुमेन के अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इससे क्या हुए? राइटर्स, पब्लिशर, एजेंट, एडिटर्स ट्रबल हो गए और उन्होंने ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया। तो मोर इम्पॉर्टेंट जो आपका रीज़न है वो ये है कि जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज़ को वो फीमेल ऑथर जिनको इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड्स में, जैसे बुकर प्राइज में या नोबेल प्राइज में रिकग्निशन नहीं मिला, उन ऑथर्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे, उन ऑथर्स को वुमेन प्राइज देंगे, इसके लिए नहीं किया गया था। हालांकि वुमेन प्राइज मिलेंगे और फीमेल ऑथर्स को, लेकिन जिनको जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए उनको भी मिलेगा। मेन क्या था कि जो जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज है उनको एड्रेस किया जाए, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जेंडर बेस्ड, उसको एड्रेस करने के लिए वुमेन प्राइज की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। What is the phrase gendered reading of literature in the context of passage most likely refer to? जो यहाँ पे फ्रेज यूज किया गया है gendered reading, ठीक है, ये रहा वो gendered reading of literature। इसका क्या मतलब है ये पूछना चाह रहा है हमसे क्वेश्चन। The tendency to segregate male and female writers in a different genre। मेल एंड फीमेल राइटर्स को एक आदत सी बन गई है कि मेल राइटर को, फीमेल राइटर को अलग अलग जॉनरा में डिवाइड कर देते हैं हम। और देखो जॉनरा कुछ भी होता है, एक्शन हो सकता है, रोमांस हो सकता है, वॉर हो सकता है, हॉरर, मिस्ट्री, बट ये करने के लिए नहीं कहा गया है कि मेल है तो एक जॉनरा लिख रहा है अलग, और फीमेल है तो वो अलग जॉनरा लिख रही है, वो वही जॉनरा लिखेंगी, मेल और वही जॉनरा लिखेगा। तो ये नहीं है, इसको नहीं बोला गया जेंडर रीडिंग। द प्रैक्टिस ऑफ इवेल्युएटिंग बुक्स बेस्ड ऑन द ऑथर्स जेंडर। हाँ, ऑथर के जेंडर को बेस बना के इवेलुएट करना, मतलब अगर मेल ऑथर ने लिखा है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, फीमेल ऑथर ने लिखा है तो कम इंपॉर्टेंस देंगे। हालांकि अगर रियल में जाए तो इंपॉर्टेंस दोनों की सेम है। तो उस तरह से जेंडर बायस हो जाना, उसको क्या कहा है, मेंशन किया गया जेंडर रीडिंग ऑफ लिटरेचर के थ्रू। द डिफरेंस इन हाउ मेल एंड फीमेल इंटरप्रेट टेक्स्ट। अब देखो
मेल रीडर्स फीमेल रीडर्स की बात हुई नहीं है, मेल ऑथर्स एंड फीमेल ऑथर्स की बात हुई है। न ही ये बात हुई है कि मेल रीडर्स कैसे समझते हैं सेंटेंसेस को, टेक्स्ट का मतलब वही है सेंटेंसेस, इंटरप्रेट करना मतलब समझना, कि फीमेल रीडर्स किस तरह से समझ रही है सेंटेंस को, मेल रीडर कैसे समझ रहा है सेंटेंस को, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में नहीं है। अ क्रिटिकल अप्रोच फोकसिंग ऑन विमेन राइटर्स इमोशनल डेप्थ। अब देखो, जेंडर्ड रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि विमेन राइटर्स का में जो इमोशनल डेप्थ है, जिसको हमने वी.एस. नायपॉल ने जिसको कहते हैं सेंटिमेंटैलिटी होती है, इमोशन ज़्यादा होते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए जेंडर रीडिंग बताया गया है, ये भी गलत है। अब प्रेफरेंस फॉर मेल राइटर्स इन इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड्स, अब देखो ये चीज़ बताई गई है, डिस्कस हुआ है इस चीज़ का आर्टिकल में कि प्रेफरेंस है मेल राइटर्स को, लेकिन जो जेंडर्ड रीडिंग है ये फ्रेज किस चीज़ को बता रहा है, तो ये इस चीज को बता नहीं रहा है। हाँ, ये सब्जेक्ट है डिस्कशन का, बट हम सिर्फ इस फ्रेज की मीनिंग पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका जो प्रैक्टिस है कि अगर एक पर्टिकुलर जेंडर का पर्सन है तो उसको बुक को अलग इंपॉर्टेंस दी जाएगी, दूसरे जेंडर का पर्सन है जिसको अलग इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसको रेफर कर रहा है। तो ये हमारा आंसर है। ये रहा थर्ड आपका, What can be inferred about the changes in literary award representation based on the passage? Literary award representation मैंने बताया, literary award में जो men and women का representation होता है उसमें क्या क्या changes आए हैं अभी तक, उसके बारे में हम क्या infer कर सकते हैं। Literary awards have been equally representative of both genders। हमेशा से ही literary awards में equal representation रहा है men and women का, क्या रहा है? अगर रहा होता तो क्या ये बात कहने की जरूरत पड़ती कि 1991 में एक भी women नहीं थी, और इनफैक्ट 25 ईयर्स के बाद दिया जा रहा है नोबेल प्राइज किसी विमेन को, या फिर अभी तक 160 में से 17 को मिला है, विमेन को ही मिला है प्राइज। तो इसका मतलब ये तो नहीं कहेंगे हम बिल्कुल भी कि इक्वली रिप्रेजेंटेटिव रहा है, गलत है। विमेन आर नाउ फ्रीक्वेंटली अवार्डेड नोबेल एंड बुकर प्राइज दैन मैन, ठीक है, विमेन को ज़्यादा मिलता है। अब देखो, ज़्यादा भी नहीं मिलता है, मिल रहा है बट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि 117 में से सिर्फ कितना हुआ है, 116 में से कितना हुआ है, 17 हुआ है बस जो विमेन को गया है। तो ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, जो ये बात कह रहा है कि विमेन को ज़्यादा मिल रहा है, गलत है। देयर इज प्रोग्रेस टुवर्ड जेंडर इक्वालिटी बट डिस्पैरिटी रिमेन्स, कि प्रोग्रेस कुछ हुआ है जेंडर इक्वालिटी में बट डिस्पैरिटी, डिफरेंस अभी भी है, अनइक्वल अनफेयरनेस अभी भी है। तो हाँ, ये बात को हम मान के रखेंगे, क्योंकि देखो थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है, कहाँ कोई विमेन को नहीं लाया गया था, अब देखो 5 विमेन है, प्राइजेस भी देने लग गए हैं विमेन को, ठीक है। तो प्रोग्रेस हुआ है बट डिस्पैरिटी है, अनफेयरनेस अभी भी है। अगर हम देखें तो कितना जो हमें दिख रहा है कि जो 17 है ये कितना कम है 116 में से, तो ये हमें इससे पता चल रहा है कि नहीं, आपका डिस्पैरिटी तो अभी भी है, तो इसको हम करेक्ट मानेंगे। तो नोबेल प्राइज कंसिस्टेंटली बिन मोर डाइवर्स देन बुकर प्राइज। अब यहाँ पे नोबेल प्राइज और बुकर प्राइज में ये तो पैसेंजर नहीं बताया है कि नोबेल प्राइज में ज़्यादा विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिली है, विमेन को ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया गया है, ज़्यादा अवार्ड्स नोबेल प्राइज मिला है, बुकर प्राइज ने विमेन को कम प्राइज दिया है। जब ऑथर ने ये बात कह दी कि ट्रैजेक्टरी बुकर प्राइज की सिमिलर है, तो यही बात है कि नोबेल प्राइज भी कम मिल रहा है विमेन को, तो बुकर प्राइज भी कम मिल रहा है विमेन को, तो दोनों तो बराबर ही है, दोनों ही में उतना इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, दोनों में ही वर्क करने की जरूरत है। तो आपका ये भी कहाँ गया, गलत हो गया। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लिटरेरी अवार्ड्स हैज स्टैग्नेटेड, स्टैग्नेट हो गया है, मतलब एक ही लेवल पे रहा है। स्टैग्नेट कहाँ हुआ है, कहाँ पे एक भी नहीं थी, कहाँ पे 5 हुआ है इस बार, तो स्टैग्नेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो हुआ है, ये तो कहेंगे। उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, इंप्रूवमेंट तो हुआ है, तो स्टैग्नेट की तो बात नहीं करेंगे, तो बचा ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का सेशन। आई होप आपको फ्रूटफुल लगा होगा। कोई भी आपके डाउट्स है, कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई क्वेश्चन है आपके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट सेशन में उन कमेंट्स का आंसर करूँगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, सीरियसली सिंसियरली पढ़िए, मॉक्स दीजिए, परफॉर्मेंस अपना इम्प्रूव कीजिए, ठीक है, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और एग्जाम क्रैक करके जॉब लीजिए। अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।